तू जिस गति से है चला तू उस गति को पाएगा। तू जिस गति से है चला तू उस गति को पाएगा। तू फूल सूंघता रहा तो किस गति को पाएगा। सर पे जिसके तेज और हाथ धनुष बाण हो, वीर उसको बोलते वो वृद्ध हो जवान हो। जाके हो खड़ा तू चक्रव्यूह तोड़ दे, रण में हो जाके हो खड़ा तू चक्रव्यूह तोड़ दे। तू मौत को भी मात दे जिंदगी मरोड़ दे। तू मौत को भी मात दे जिंदगी मरोड़ दे। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है 31 अक्टूबर। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देशी रियासतों को एकीकरण करने का, अखंड भारत का निर्माण करने का उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। गुजरात में नर्मदा की सरदार सरोवर बांध के सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची लौह की प्रतिमा का निर्माण किया गया है, जो उनके सम्मान के रूप में समर्पित है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक एवं क्रियात्मक रूप में एक नई दिशा देने की वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजनीतिक इतिहास में एक अत्यंत गौरवपूर्ण स्थान पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार पटेल की 137वीं जयंती पर इस प्रतिमा को राष्ट्र को समर्पित किया। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इस प्रतिमा का नाम एकता की मूर्ति यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी रखा गया है। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडिया में हुआ था। वे खेड़ा जिले के कारमसद में रहने वाले झावेर बाई के और लाडबा पटेल की 6 में से चौथी संतान थे। 1897 में 22 साल की उम्र में उन्होंने जाकर मैट्रिक पास किया था। बचपन में लोग सोचते थे कि वल्लभ भाई पटेल अपने कार्यों के रूप के प्रति बड़े अस्थिर हैं, जबकि इसके उलट वो अपने विचारों और अपनी सोच के प्रति बहुत ही स्थिर और मजबूत थे और दृढ़ निश्चयी थे। वल्लभ भाई की शादी झवेराबा से हुई थी। पटेल जब 33 वर्ष के थे तभी उनकी पत्नी का निधन हो गया। सरदार पटेल बचपन से ही अन्याय नहीं सहन कर पाते थे। अन्याय के विरोध करने की शुरुआत उनके बचपन से ही हो गई थी, उनके स्कूली दिनों से ही हो गई थी। स्कूल के अध्यापक पुस्तकों का व्यापार किया करते थे और बच्चों को बाध्य करते थे, छात्रों को बाध्य करते थे कि वो पुस्तक विद्यालय से ही खरीदें। भाई पटेल ने इसका विरोध किया और छात्रों को अध्यापकों से पुस्तकें न खरीदने का आह्वान किया और उन्हें प्रेरित किया। परिणाम स्वरूप
अध्यापकों और विद्यार्थियों में संघर्ष छिड़ गया। 4-5 दिन स्कूल बंद रहा। अंत में जीत सरदार की हुई। कार्य बेचने की प्रथा बंद हो गई। सरदार को अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने में काफी समय लगा था। 22 साल की उम्र में उन्होंने 10वीं की कक्षा पास की थी। सरदार आर पटेल की इच्छा थी वकील बनने की, और इस सपने को पूरा करने के लिए उन्हें इंग्लैंड जाना था। लेकिन उनके पास इतनी आर्थिक साधन नहीं थे कि वे एक भारतीय महाविद्यालय में भी प्रवेश ले पाते। उन दिनों एक उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से भी पढ़ाई कर सकता था, जैसे प्राइवेट परीक्षाएं आजकल होती हैं। वकालत की परीक्षा में बैठ सकते थे, प्राइवेट तौर पे भी बैठ सकते थे। ऐसे में सरदार पटेल ने अपने एक परिचित वकील से कुछ पुस्तकें उधार लीं और घर पे ही पढ़ाई शुरू कर दिया। उसके बाद इंग्लैंड गए, बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की, और विदेशों से भी उन्हें कई ऑफर मिले नौकरी के लिए। लेकिन उन्होंने सबको ठुकरा करके देश की सेवा करना ही उचित समझा। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे पटेल को सत्याग्रह की सफलता पर वहां की महिलाओं एवं किसानों ने उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की। आजादी के बाद विभिन्न रियासतों में बिखरे भारत को भू राजनीतिक एकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए पटेल को भारत का विस्मार्क और लौह पुरुष भी कहा जाता है। सरदार पटेल वर्ण भेद और वर्ग भेद दोनों के बहुत खिलाफ थे, कट्टर विरोधी थे। इंग्लैंड में वकालत पढ़ने के बाद कभी भी उनका रुख पैसा कमाने का नहीं था। सरदार पटेल जब 1913 में भारत लौटे, अहमदाबाद में अपनी वकालत शुरू कर दी। जल्दी वो लोकप्रिय हो गए। अपने मित्रों के कहने पे पटेल 1917 में अहमदाबाद के सैनिटेशन कमिश्नर का चुनाव लड़ा और बड़ी आसानी से उसे जीत भी लिया। सरदार पटेल गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह की सफलता से काफी प्रभावित थे। 1918 में गुजरात में खेड़ा खंड में सूखा पड़ा। किसानों ने करों में राहत की मांग की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने मना कर दिया। गांधी जी ने किसानों का मुद्दा उठाया। पर वे अपना पूरा समय खेड़ा में समर्पित नहीं कर सकते थे, इसलिए वो एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे थे जो उनकी अनुपस्थिति में इस संघर्ष की अगुवाई कर सके। इस समय सरदार पटेल ने स्वेच्छा से इस अगुवाई की कमान संभाली और संघर्ष का नेतृत्व किया। गृह मंत्री के रूप में पहली प्राथमिकता देशी रियासतों को भारत में मिलाना था। इस काम को उन्होंने बिना खून बहाए करके दिखाया।
केवल हैदराबाद के ऑपरेशन पोलो के लिए उन्हें सेना भेजनी पड़ी। भारत के एकीकरण उन्होंने महान योगदान दिया। भारत के एकीकरण में उनके महान योगदान के लिए उन्हें भारत का लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। सरदार पटेल की महानतम देन थी 562 छोटी बड़ी रियासतों को भारतीय संघ में विलीनीकरण करके भारतीय एकता का निर्माण करना। विश्व के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इतनी बड़ी संख्या में राज्यों का एकीकरण करने का साहस किसी ने किया हो। 5 जुलाई 1947 को एक रियासत विभाग की स्थापना की गई थी, जिसके तहत ये सारे कार्य संपादित किए गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री होते। वे महात्मा गांधी की इच्छा का सम्मान करते हुए इस पद से पीछे हट गए थे और नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री बने। देश की स्वतंत्रता के बाद सरदार पटेल पहले उप प्रधानमंत्री, पहले गृह मंत्री, पहले सूचना एवं रियासत विभाग के मंत्री बने थे। सरदार पटेल के निधन के 41 वर्षों के बाद 1991 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से उन्हें नवाजा गया। यह अवार्ड उनके पौत्र विपिन भाई पटेल ने स्वीकार किया था। यह एक राजनीतिक भेदभाव का एक उदाहरण है, जिसके कारण उनके मृत्यु के 41 वर्षों तक यह सम्मान जो उनके जीवन काल में ही उन्हें मिल जाना चाहिए था, नहीं दिया गया। सरदार पटेल के पास उनका खुद का मकान भी नहीं था। वे अहमदाबाद में एक किराए के मकान में रहा करते थे। 15 दिसंबर 1950 में मुंबई में जब उनकी मृत्यु हुई, तब उनके बैंक खाते में 260 रुपए मौजूद थे। एक उप प्रधानमंत्री के खाते में 260 रुपए मौजूद थे। आज़ादी से पहले जूनागढ़ के नवाब ने 1947 में आज़ादी से पहले पाकिस्तान में जाने का निश्चय किया, लेकिन भारत ने उनका यह फैसला स्वीकार नहीं किया और जूनागढ़ को भारत में मिला लिया। मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल 12 नवंबर 1947 को जूनागढ़ पहुंचे और उन्होंने भारतीय सेना को इस क्षेत्र में स्थिरता बहाल करने का निर्देश दिया और साथ ही सोमनाथ मंदिर के पुनः निर्माण का आदेश दिया। जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद के राजाओं ने ऐसा करना नहीं स्वीकारा था। जूनागढ़ के नवाब के विरुद्ध जब बहुत विरोध हुआ तो वो भागकर पाकिस्तान चला गया और जूनागढ़ भी भारत में मिला लिया गया। हैदराबाद के
निजाम ने भारत में विलय के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो सरदार पटेल ने सेना भेजकर निजाम का आत्मसमर्पण करवाया, किंतु कश्मीर पर यथास्थिति बनाए रखते हुए जवाहरलाल नेहरू ने इस मामले को अपने पास रख लिया, जिसके कारण से यह विवाद आज भी उपस्थित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो एक सम्मान के रूप में वल्लभ भाई को समर्पित है, इसकी ऊंचाई 240 मीटर है, जिसमें से 58 मीटर का केवल उनका आधार और चबूतरा है। मूर्ति की ऊंचाई केवल 182 मीटर है, जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लगभग दोगुनी है। 31 अक्टूबर 2013 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 137वीं जन्मतिथि पर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में नर्मदा जिले में सरदार सरोवर बांध के में एक नए स्मारक का शिलान्यास किया। यह लौह से निर्मित सरदार की विशाल प्रतिमा है, अतः स्मारक का नाम एकता की मूर्ति यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया। प्रस्तावित प्रतिमा को एक छोटे से चट्टानी द्वीप के ऊपर साधु बेट है, उस द्वीप का नाम साधु बेट है, पर स्थापित किया गया है। पाडिया के सरदार सरोवर बांध के बीचों बीच, नर्मदा के बीचों बीच स्थित है। 2018 में तैयार इस प्रतिमा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को राष्ट्र को समर्पित किया। यह प्रतिमा लगभग 5 वर्षों में लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई और देश भर से किसानों से उनके पुराने लौह औजार जो बेकार हो चुके हैं उन्हें दान करने का आग्रह किया गया और उन्हें एकत्रित करके इतने इस्पात की खपत को पूरा किया गया और इसका नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रखा गया। इतना कुछ बताने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जो विचार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एकजुट करने के लिए दिया है, उसे हम आगे बढ़ा सकें और इसकी शुरुआत हमें अपने परिवार से ही करनी होगी। पहले परिवार, उसके बाद अड़ोस पड़ोस, मोहल्ले, शहर, प्रदेश, फिर देश। शुरुआत हमें अपने घर से करनी होगी और देश को अखंड बनाए रखने का संकल्प लेना होगा। इसी बातों के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर नमन करते हुए जय हिंद, वंदे मातरम।